नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी साहित्य में सामाजिक संवेदनाओं को सजीव रूप देने वाली प्रतिष्ठित लेखिका नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी टूटती संवरती औरतें। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। प्रतिदिन की भांति खुशी से चहकती मेरी बेटी मीरा बाहर निकली। गैरेज से अपनी स्कूटी निकाली और फुर्र करती हुई बाहर निकल गई। उसे जाते मैं देखकर मुस्कुरा पड़ी। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी। बेटे की शिक्षा पूरी होने वाली है, वो नौकरी के फॉर्म भी भरने लगा है। वो चाहता है कि उसकी शिक्षा पूरी होने के साथ उसकी नौकरी भी लग जाए। इसके लिए वो प्रयास भी कर रहा है। मेरी बेटी मीरा भी इंटरमीडिएट में थी। वो साइंस विषय के साथ पढ़ाई कर रही थी। मीरा डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने नीट की परीक्षा के लिए कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया था। वो कॉलेज से छूटने के पश्चात सीधे कोचिंग चली जाती। शाम को घर आकर थोड़ी देर आराम करती, फिर पुनः पढ़ाई में लग जाती। मैं काम वाली के साथ शाम को रसोई में भोजन बना रही होती तो रसोई में आती और कुछ काम पूछती। अभी कोई काम नहीं है बेटा, मैं कह देती। कभी कभी मीरा को कोई काम बता भी देती, जैसे कि पापा के लिए 4 फुलके बना कर रख दो, या कभी चाय बनाने के लिए भी कह देती। मैं चाहती कि मीरा घर गृहस्थी के भी थोड़ा काम सीखे। मीरा खुशी खुशी मेरे बताए काम को कर देती। भोजन के उपरांत 2 घंटे पढ़ने के बाद ही सोने जाती। मीरा की यही दिनचर्या थी। इतने परिश्रम का रंग तो आना ही था। मीरा इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण हुई। नीट की परीक्षा भी वो दे चुकी थी, जिसका परिणाम आना था। समय पर परिणाम आया। मीरा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई। उसकी रैंकिंग अच्छी होने के कारण उसे पढ़ने के लिए अपने शहर का चिकित्सा कॉलेज मिल गया। मीरा बहुत खुश थी। हम सब भी बहुत खुश थे। मीरा अपने नए मेडिकल कॉलेज में मन लगाकर पढ़ने लगी। वो चाहती थी कि अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर वो प्रसूता स्त्रियों की विशेषज्ञ बने। मम्मी, मैं गायनोकोलॉजी में विशेषता हासिल करके गांवों में उन स्त्रियों की सेवा करना चाहती हूँ जिन्हें प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे पैदा होने तक किसी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा नहीं मिलती है या पर्याप्त नहीं मिलती है। मीरा की बातें सुनकर मैं आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से भर जाती। आजकल के समय की अधिकांश युवा पीढ़ी सपने देखती है, परिश्रम करती है, सपनों को पूरा करती है, किंतु सुविधाएं अपने परिवार के लिए एकत्र करती है। बहुत कम बच्चे मीरा की भांति संवेदनशील होकर ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के बारे में सोचते हैं। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मीरा को इतनी शक्ति देना कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। मीरा मन लगाकर परिश्रम के साथ अपनी चिकित्सा की पढ़ाई कर रही थी। बेटा बीटेक करने के पश्चात नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, किंतु उसे अभी सफलता नहीं मिल पाई थी। नौकरी की तलाश करते करते बेटा परेशान रहने लगा था। अब तो हाल ये हो गया था कि जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जाता तो हमें बताता नहीं। वो कब फॉर्म भरता, कब परीक्षा की तिथि होती, हमें कुछ नहीं ज्ञात होता। जिस दिन बेटा थोड़ा सुस्त सा चेहरा लेकर घर से निकलता, उस दिन मैं जान जाती कि वो कोई परीक्षा देने जा रहा है। मैं उससे कुछ नहीं पूछती। पूछने पर वो कुछ बताता भी तो नहीं। आज मेरा बेटा पुनः पॉकेट में पेन और एडमिट कार्ड लेकर जाने की तैयारी कर रहा था। मम्मी, कुछ खाने के लिए तैयार हो तो थोड़ा सा दे दीजिए, हो सकता है आने में समय लग जाए। ना तैयार हो तो कोई बात नहीं, मैं बाहर कुछ खा लूँगा। बेटा तैयार होने के पश्चात रसोई में मेरे पास आया और बोला, नहीं बेटा, नाश्ता तैयार है। बेटे अभिनव का नाश्ता मेज पर रखते हुए मैंने कहा। अभिनव नाश्ता करने लगा। मैं उसके पास गई। बेटा, किसी भी असफलता से घबराना नहीं। मैं और तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम पूरी मेहनत कर रहे हो, साथ ही ये भी कि आज के समय में नौकरी मिलना आसान नहीं है। तनाव रहित होकर नौकरी की तलाश करो। हम सब हैं तुम्हारे साथ। तुम परेशान बिल्कुल ना होना। कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती है, मैंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मेरी बात सुनकर अभिनव मुस्कुरा पड़ा। अभिनव परीक्षा देने चला गया। मैं जानती थी कि अभिनव की इच्छा आईएएस और पीसीएस श्रेणी का ऑफिसर बनने की है। वो अपनी नौकरी के फॉर्म भी वही वाले भर रहा है। मैं जानती हूँ कि वो उससे कम श्रेणी की नौकरी के फॉर्म भी भरे और परीक्षा दे। मेरा मन कहता है कि वो अवश्य सफल होगा। मैंने बेटे को समझाया। उसने मेरी बात समझी। कुछ अन्य नौकरियों के फॉर्म भरने लगा। भले वो नौकरियाँ उसे खास पसंद नहीं थीं। बेटे ने थोड़ा प्रयत्न किया। लगभग 1 वर्ष के पश्चात उसे नौकरी मिली।
उसकी नौकरी से मैं प्रसन्न थी। उसने हम सबकी इच्छा, अपनी आवश्यकता तथा समय की गंभीरता, जिसमें नौकरी मिल जाना कठिन होता जा रहा था, ये सब सोचकर नौकरी ज्वाइन कर ली थी। यद्यपि नौकरी के लिए बेटे को बाहर जाना पड़ा, किंतु मैं संतुष्ट थी कि मेरा बेटा घर में बैठकर नौकरी तलाशता रहता था और असफल होने पर चिंतित रहता था। बेटा चला गया। प्रतिदिन मैं उससे फ़ोन पर बात कर लेती थी। छुट्टियों में आता तो उसे देखकर खुश हो लेती। मीरा अपनी पढ़ाई में जी जान से लगी रहती। मैं और मेरे पति दोनों बच्चों की सफलता देखकर खुश थे। मैंने देखा कि मेरी बेटी मीरा बिल्कुल सादगी से भरी रहती है। उसे नए तौर तरीके के फैशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। बेटा, दीपावली का पर्व आने वाला है। उस अवसर पर पहनने के लिए अपनी पसंद के कुछ कपड़े और आजकल के फैशन के हिसाब से अन्य चीज़ें ले लो। पैसे घर से लेकर जाना, जो पसंद हो वो ले लेना। दीपावली का पर्व समीप था और एक दिन मैंने मीरा से कहा, ले लूँगी मम्मी, अभी तो तीसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं और मैं उसकी तैयारी में लगी हूँ। बहुत पढ़ना है मम्मी, फैशन वैशन तो बाद में भी होता रहेगा, कहकर मीरा कॉलेज के लिए निकल गई। दीपावली समीप आती जा रही थी। मीरा को समय नहीं मिल पा रहा था कि वो अपने लिए कपड़े आदि ले सके। मैंने ही किसी प्रकार चलते फिरते उससे पसंद कराकर ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर कर दिए। एक दिन बाजार जाकर उसके लिए एक छोटा सा कान में पहनने के लिए सोने का टॉप्स खरीद कर ले आई। मीरा कई वर्ष पुराने टॉप्स कान में पहने थी जो अपनी चमक खो चुके थे। मम्मी, इतना भड़कीला चमकीला टॉप्स क्यों लाई? मैं उसे कैसे पहनूंगी? मीरा ने टॉप्स देखते ही कहा। सभी लड़कियां पहन रही हैं, इससे भी बड़े और डिज़ाइनर टॉप्स और बालियां लड़कियां पहन रही हैं। तुम अपना पहनोगी तो कब पहनोगी? मैंने मीरा को समझाते हुए कहा। बेमन से मीरा ने वो टॉप्स पहन लिए। मैं जानती थी कि उसने मेरी इच्छा का मान रखने के लिए ही ऐसा किया है। समय किसी परिंदे की भांति उड़ता चला जा रहा था। बेटा महीने में 1 या 2 बार द्वितीय शनिवार के साथ लगे रविवार के अवकाश में घर आ पाता। वो बाहर का भोजन करता। कार्यालय से आने के पश्चात भी उसे आराम नहीं मिल पाता था। उसकी भागदौड़ देखकर हमने उसका विवाह करने का निर्णय लिया। हमें एक रिश्ता पसंद आया। बेटे को भी लड़की पसंद थी, अतः 6 माह के भीतर विवाह कर दिया। अभिनव का विवाह हो जाने से मैं और उसके पापा बहुत प्रसन्न थे। बहू 2 माह तक हमारे साथ रही। इन्हीं 2 महीनों में वो पग फेरे के लिए 1 सप्ताह तक मायके में रही। 1.25 महीने बाद हमारे साथ मंदिर गई। इन्हीं दिनों मैंने रसोई में प्रवेश अर्थात रसोई छुआना करा दिया। उस दिन बहू ने मेरे साथ मिलकर खीर, दाल भरी पूड़ियाँ, फ्राई आलू, रायता आदि बनाया। ये रस्म शीघ्र कराने का एक कारण और भी था कि बहू बेटे के साथ रहने लगे तो भोजन आदि बना सके। ये सारी रस्में बेटे की अनुपस्थिति में हुई, क्योंकि बेटे को बार बार अवकाश नहीं मिल रहा था कि वो यहाँ आ सके, बेटा ठीक से नौकरी कर सके, उसे समय पर घर का भोजन मिल सके। इस कारण हमने उसका विवाह किया था, अतः बहू को अपने साथ रखना उचित नहीं था। 2 माह पश्चात बेटे के साथ बहू को विदा करना पड़ा। बहू चली गई। बहू के जाने से घर थोड़ा सूना लगने लगा। बहू मेरे साथ दिन भर रहती थी, बातें करती रहती थी। दिन कैसे व्यतीत हो जाता था पता ही नहीं चलता था। घर के काम भी समझ गई थी। बहू हमारी अच्छे स्वभाव की थी। मीरा के साथ भी उसकी खूब बनने लगी थी। वे दोनों ऐसे बातें करती मानो बहुत पुरानी सहेलियां हों। समय सचमुच जैसे पंख लगाकर किसी परिंदे की भांति उड़ता जा रहा था। लगभग 1 वर्ष 2 माह व्यतीत हुए कि बेटे को एक पुत्री का पिता बनने का सौभाग्य मिला। जो बहू प्रतिदिन फ़ोन करती थी, उसे बच्ची की देखभाल में लगे रहने के कारण समय नहीं मिल पाता और वो कभी कभी फ़ोन करने लगी थी। सप्ताह में 1 या 2 बार। मैं उसकी व्यवस्था समझती। चलिए, पोती को देखने का बहुत मन हो रहा है, किसी दिन समय निकालिए तो चलते हैं। अब तो वो 5 माह की हो गई है। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, अगले माह से मेरे पेपर हैं, आप लोग फिर कभी जाने का प्रोग्राम बनाइएगा। हमारी बात सुनते ही मीरा ने कहा, तुम्हारे पेपर तो 1 माह तक चलेंगे बेटा, मम्मी का मन पोती के पास अभी जाने का है। मेरे पति ने मीरा को छेड़ते हुए कहा, हम सब जानते हैं कि मीरा पढ़ाई के साथ कभी समझौता नहीं करेगी, ना हमें जाने देगी। तो 1 माह बाद जाइएगा, मैं भी चलूँगी, मीरा ने कहा। 1-2 दिनों पश्चात मीरा ने हमसे कहा कि हम अभिनव के घर चले जाएं, वो अकेली रह लेगी। किंतु हमने मीरा के सपनों को प्राथमिकता पर रखा और उसका पेपर खत्म होने की प्रतीक्षा की। मीरा को भी लेकर हम सब अभिनव के घर गए।
मीरा तो छोटी बच्ची के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। मैं और मेरे पति अभिनव के 2 कमरे के किराए के घर में घूमने लगे। घर छोटा अवश्य था, किंतु बहू ने अत्यंत सलीके से सजा रखा था। प्रत्येक चीज़ अपने स्थान पर व्यवस्थित थी। बहू रसोई में हम लोगों के लिए चाय आदि बनाने में लगी थी। मैं रसोई में गई तो उसने मुझे कमरे में सबके साथ बैठने के लिए बोल दिया। मैं कर लूँगी मम्मी जी, वहाँ तो आप लोगों की सेवा का अवसर नहीं मिला। आप 2 दिनों के लिए आई हैं तो रसोई में क्यों लगेंगी? बहू ने प्यार से कहा। बहू की बात सुनकर मैंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, बैठे बैठे मैं सब्जी काट दूंगी, भोजन लगवा दूंगी तो मुझ पर काम का बोझ थोड़े न पड़ जाएगा। ये भी तो घर है, घर में तो काम करना ही चाहिए, मैंने कहा। हम सबको चाय देने के पश्चात बहू बच्ची को दूध पिलाने लगी। इस बीच मैंने बहू को देखा। अभी तक उसने न बाल संवारे थे, न ढंग से चेहरे पर कोई मेकअप नाम की चीज़ थी। चेहरे पर भी उसके थोड़ी थकान थी। विवाह के समय बहू कितनी आकर्षक, सुंदर और युवा दिखती थी। 2 वर्ष में इसे क्या हो गया? निस्तेज चेहरा और उम्र जैसे 2 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष आगे बढ़ गई हो। बच्ची को दूध पिलाकर उसे नीचे बिछी दरी पर बैठाकर वो सीधे रसोई में भागी। बच्ची को मीरा ने गोद में उठा लिया और उसके साथ खेलने लगी। बच्ची भी मीरा से कुछ कुछ घुल मिल गई थी। बच्ची मीरा की गोद में आते ही हंसने लगी। मैं रसोई में चली गई। बहू आटा गूँथ रही थी। बहू रोटियां मैं बना लूँगी, तुम कंघी करके तैयार हो जाओ, बहू से मैंने कहा। जी मम्मी, कर लूँगी, रोटियां भी बना लूँगी। सुबह बच्ची सो रही थी तो नहाने वॉशरूम चली गई। स्नान करके आई तो उठ चुकी थी है। उसके बाद तो इसको देखना रहता है, तब से समय ही नहीं मिला। अभी सो जाएगी तो कर लूँगी, बहू ने कहा। नहीं, आटा गूँथने के बाद पहले तुम कंघी करके तैयार हो जाओ, मैंने बहू से पुनः कहा। बहू अपने कक्ष में चली गई। इधर मैं रोटियां बना ही रही थी कि बहू कंघी करके आ गई। ये क्या, आपने कपड़े चेंज नहीं किए? जाओ कपड़े चेंज करो और लिपस्टिक लगा कर आओ। मैंने बहू को सिर्फ कंघी कर रसोई में आते देखा तो कहा। वो रोटियां बनाने के लिए शीघ्र कंघी करके रसोई में आ गई थी। आप रहने दीजिए माँ जी, रोटियां मैं सेकती हूँ, बहू ने कहा। पहले तुम जाओ कपड़े चेंज करके आओ। ये सब कपड़े काम वाली को दे दो, दिन में अच्छे कपड़े पहना करो, मैंने बहू से कहा। मैंने काम वाली तो लगाया ही नहीं, अतः मुझे ही पहनना पड़ेगा, कहते हुए बहू वापस अपने कक्ष में चली गई। बहू की बात सुनकर मैंने मीरा से बहू के नाप के 4-5 सेट कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए कहा। मीरा के पापा से उन कपड़ों के पैसे भी पेमेंट करवा दिए। हमारे जाने के बाद वो कपड़े बेटे के घर के पते पर आ जाएंगे। बेटा, मैंने बहू के लिए 1-2 कपड़े तुम्हारे पते पर ऑर्डर करवा दिए हैं, पैसे पे हो गए हैं, मैंने बेटे को बता दिया ताकि वो बहू को बता दे। बहू घर में रहती है तो वो बिना चकित हुए दिन में कपड़ों की डिलीवरी ले सके। मम्मी, उसके पास कपड़े हैं तो बच्ची छोटी है ना, इस कारण समय नहीं मिल पाता। बच्ची की देखभाल के अतिरिक्त घर के सारे काम भी उसे ही करने रहते हैं। यहाँ काम वाली बहुत मुश्किल से मिलती हैं। एक आध बार लगाया, किंतु बहाना बनाकर काम छोड़कर चली गई। मैं उससे कह दूंगा कपड़े ले लेगी, बेटे ने कहा। 2 दिन बेटे के घर रुककर हम सब घर आ गए। जीवन उसी दिनचर्या पर चल पड़ा। कभी कभी बहू का फ़ोन आना, मीरा का कॉलेज जाना, शेष समय भी पढ़ाई करना। कॉलेज जाना, पढ़ना, इसके अतिरिक्त और कुछ ना सोचना। तीज त्यौहार में कपड़े गहने पहनने पर कहती कि पढ़ाई कर लूँ, फिर सब कुछ करूँगी। इस वर्ष मीरा के मेडिकल का अंतिम वर्ष था। उसका सपना पूरा हो जाएगा। वो चिकित्सक बनकर निर्धन स्त्रियों की सेवा का अपना लक्ष्य पूरा करेगी। मीरा अपना काम मन लगाकर कर रही थी। घूमना फिरना, सजना संवरना, सब कुछ वो विवाह के पश्चात करने के लिए कहती। वो हमेशा कहती कि सजने संवरने के लिए सारी उम्र पड़ी है, अभी ये उम्र पढ़कर कुछ बन जाने की है, मैं वही करूँगी। उसकी बातें सुनकर मैं प्रसन्न हो जाती और सोचती कि मीरा उचित कह रही है। देखते देखते 5 वर्ष व्यतीत हो गए। आज मीरा का मेडिकल का कोर्स पूरा हो गया। इस दिन के लिए 5 वर्षों तक मेरी बेटी ने कठिन तप किया है। आज उसे व अन्य बच्चों को डॉक्टर बन जाने का प्रमाण पत्र मिलने वाला है। इस अवसर के लिए उसके कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विशिष्ट व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। सभी बच्चों के माता पिता को भी आमंत्रित किया गया है। मुख्य हॉल जिसमें यह कार्यक्रम होगा उसे आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मैंने और मीरा के पापा ने भी इस अवसर पर पहनने के लिए एक अच्छी ड्रेस निकाल कर रख ली है। मीरा हमसे थोड़ा पहले चली गई है। जाते जाते मुझे और अपने पापा को
समय से पहुंच जाने की हिदायत भी दे गई है। मैंने और मीरा के पापा ने जाने की तैयारी कर ली। घर बंद कर हम निकलने वाले ही थे कि बेटे अभिनव का फ़ोन आ गया। कुशल क्षेम का आदान प्रदान होने के बाद मेरे पति ने बच्ची के बारे में पूछा। अभिनव ने बताया सब ठीक है, साथ ही ये भी कि मम्मी को 2-4 दिनों के लिए भेज दीजिए, बहू की तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं रहती है। साथ ही ये भी यदि मम्मी को आने में कोई समस्या हो तो मैं सरोज, जो बहू का नाम है, को बच्ची के साथ भेज दूंगा। मैं यहाँ किसी प्रकार काम चला लूँगा। कारण पूछने पर अभिनव ने बताया बहू माँ बनने वाली है, कुछ दिन हमारे साथ रह लेगी तो उसका मन चेंज हो जाएगा। वो थोड़ी घबराई हुई है कि कैसे सब कुछ होगा। मैंने अभिनव से कह दिया कि बहू को यहाँ छोड़ जाओ, हवा पानी शहर बदल जाएगा तो और अच्छा रहेगा। 2-3 दिनों में बहू को छोड़ने की बात कह अभिनव ने फ़ोन रख दिया। हम भी मीरा के कॉलेज जाने के लिए निकल पड़े। भव्य समारोह में देश के भावी डॉक्टरों को सर्टिफिकेट दिए गए। मेरी बेटी मीरा भी देश के डॉक्टरों में शुमार हो गई। उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी। हम प्रसन्न मन से घर आए। मीरा के चेहरे पर खुशी छलक रही थी। मम्मी, आज आप लोगों के लिए चाय मैं बनाऊंगी। चेंज करके फ्रेश होने के पश्चात मीरा ने कहा। ठीक है बनाओ, चाय तो तुम बनाती ही रहती हो, ये पहली बार तो है नहीं, आज तुम भोजन बनाओ। मीरा के पापा ने उसे छेड़ते हुए कहा। पापा, आज मैं थोड़ा थक गई हूँ, सुबह से कॉलेज में थी, आज मम्मी की सहायता कर दूंगी, कल सुबह पूरा नाश्ता बनाऊंगी, मीरा ने कहा। नाश्ता नहीं, लंच, मीरा के पापा ने पुनः उसे छेड़ते हुए कहा। ठीक है पापा, नाश्ता और लंच दोनों बन जाएगा, आपकी बेटी बनाएगी। मेन्यू बताइए क्या खाएंगे। मीरा ने भी पापा को थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा। वो जानती थी कि मेरी सहायता के बिना उसे ठीक से पूरा भोजन बनाना भी नहीं आता। अगले दिन मैंने मीरा को बताया कि तेरी भाभी 2-4 दिनों के लिए आने वाली है, तुम फिर से बुआ बनने वाली हो। मेरी बात सुनकर मीरा बहुत खुश हुई थी। उसने भाई को फ़ोन मिलाया, उसे बधाई दी तथा भाभी को शीघ्र लेकर आने को कहा। छोटी कितनी बड़ी हो गई है मम्मी, मीरा ने कहा। 2 वर्ष की। उसका नाम तुम्हारे पापा ने चांदनी रखा है, मैंने कहा। पता है मम्मी, वो छोटी है ना, इसलिए उसे छोटी कहने में मुझे अच्छा लगता है। मेरे लिए वो छोटी ही है। मीरा के चेहरे पर असीम वात्सल्य छलक रहा था चांदनी के लिए। मुझे अच्छा लगा। भोजन करके मीरा अपने कमरे में चली गई। मैं और मेरे पति बालकनी में बैठे थे। मीरा की शिक्षा पूरी हो गई है, अब वो अपनी नौकरी ढूंढती रहेगी। हमें उसके विवाह के लिए अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर देनी चाहिए, मैंने अपने पति से कहा। हाँ, हमारी बेटी डॉक्टर है, उसके लिए योग्य वर ढूंढने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, मेरे पति ने कहा। मेरे पति ने उसी समय फ़ोन उठाकर अपने कुछ मित्रों को फ़ोन कर डाला। उन्होंने सबको बताया कि मीरा डॉक्टर हो गई है, अब वो उसका विवाह कर देना चाहते हैं। ये कहते हुए उनके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि उसके लिए वो कोई अधिकारी या डॉक्टर लड़का ही चाहते हैं जो अच्छे परिवार से हो। चलो ये बात तो हो गई, मीरा के लिए कोई ना कोई योग्य लड़का मिल ही जाएगा। हम अपनी तैयारी करते रहें, गहने कपड़े आदि थोड़े थोड़े मीरा की पसंद से ले लिए जाएं। एकदम से खरीदने में कठिनाई होगी क्योंकि उस समय बहुत सारे काम करने को रहते हैं, मैंने अपने पति से कहा। हाँ हाँ, तुम अपना काम करो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीदती रहो, तैयारी करती रहो, जब आवश्यकता हो पैसे ले लिया करो, मेरे पति ने कहा। 2 दिन हमारे हंसी खुशी में व्यतीत हो गए। तीसरे दिन हमारी खुशियों को बढ़ाने के लिए बेटा, बहू और पोती आ गए। पोती मीरा के साथ खूब घुल मिलकर खेलने लगी। मम्मी, तुम इसे थोड़ा समझाकर हिम्मत दे दो, बहुत घबरा रही है। कह रही है कि अभी चांदनी छोटी है, अब एक और आ जाएगा, 2-2 बच्चों को कैसे संभालेगी। भोजन करने के उपरांत हम सब एक साथ ड्राइंग रूम में बैठे तो बेटे ने कहा, घबराने की कौन सी बात है बेटा, चांदनी के साथ वो भी बच्चा बड़ा हो जाएगा, एक साथ दोनों पल जाएंगे, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा किंतु सब अच्छा होगा, मैंने बहू को समझाते हुए कहा। मीरा का मेडिकल का कोर्स पूरा हो जाने पर सब खुश थे। अभिनव तो बार बार कह रहा था कि मीरा ने इसके लिए कठिन परिश्रम किया है, आज डॉक्टर बन गई है, इस बात का उससे बहुत गर्व है। भाभी, अब आपके घर में जच्चा बच्चा वाली डॉक्टर है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मीरा की बात सुनकर सब ठहाका मारकर हंस पड़े। भाभी, अब मैं ये बात सीरियसली बता रही हूँ कि आपको अब अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पौष्टिक भोजन लीजिए जिसमें दूध दोनों समय आवश्यक है। बहुत कमज़ोर लग रही हैं, आप चेकअप करवाइए।
खून की कमी नहीं होने पाए। आयरन के अतिरिक्त दवाएं डॉक्टर से पूछ कर लीजिए, मीरा ने कहा। मीरा की बात सुनकर मैंने बहू की ओर देखा। कितना मुरझाया चेहरा था, आंखों के नीचे हल्के गड्ढे बनने लगे थे। बहू ने एक ऐसी दशा बना रखी है, ससुराल आई है फिर भी कितना सादा और थोड़ा पुराना सा कपड़ा पहने है। मुझे वो दिन स्मरण हुआ है जब अभिनव के विवाह के लिए हम बहू को देखने गए थे। एक अच्छे भरे पूरे परिवार की लड़की थी। उस समय कितनी आकर्षक थी। उसके परिवार में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। बहू पढ़ी लिखी भी है, किंतु उसने नौकरी करने के लिए कभी दबाव नहीं बनाया। वो अपना घर संभालने में लग गई तो पूरी तरह अपने आप को घर गृहस्थी में ही समर्पित कर दिया। बहू थोड़ा अपने स्वास्थ्य, आराम, पहनने ओढ़ने पर भी ध्यान दो। मेरी बात सुनकर बहू कहती है कि बच्चे बड़े हो जाएं तब सब करूँगी। हम लोग बेटे से हमेशा पूछते रहते हैं कि उसे पैसों की कोई परेशानी तो नहीं है। हम सब उससे आर्थिक सहायता करने के लिए पूछते रहते हैं, करते भी हैं। तीज त्यौहार, बहू बेटे के जन्म दिवस, अब तो पोती के जन्म दिवस पर भी हम उन्हें उपहार स्वरूप इतने पैसे भेज देते हैं जिससे वे जन्म दिवस तो मना ही लें और पैसे बच भी जाएं तो घर की कोई आवश्यकता भी पूरी कर लें। बहू का स्वास्थ्य और रहन सहन देखकर मुझे चिंता होने लगी। मुझे अपने विवाह से पूर्व से लेकर विवाह के बाद के दिन स्मरण हुआ है। सब कुछ ऐसा ही तो था। विवाह से पूर्व मैं भी दुबली पतली स्मार्ट हुआ करती थी। उस समय के अनुसार मैंने बीए उत्तीर्ण कर लिया था, जो एक साधारण नौकरी अर्थात अध्यापिका, किसी कार्यालय में क्लर्क आदि की नौकरी के लिए पर्याप्त थी। मैं घर गृहस्थी और बच्चों में ऐसा फंसी कि नौकरी तो छोड़ो, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं आया। मेरा बढ़ता वजन सबको दिखता, किंतु मेरे पति को नहीं और ना मुझे। बच्चे बड़े हो गए तो एक बार मैंने अपना वजन कम करने की सोची। मैंने भोजन कम किया, सुबह उठकर टहलना प्रारंभ किया। मेरा बढ़ता वजन ग्राम भर भी कम ना हुआ, उल्टा मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा। कुछ माह पश्चात शरीर में शुगर भी आ गई। ये सब भोजन में पर्याप्त विटामिन आदि की कमी के कारण हुआ। अब पौष्टिक चीज़ें खाती हूँ, डॉक्टर के बताने से कैल्शियम की टैबलेट लेती हूँ, किंतु कहते हैं ना कि एक बार दूध फट जाए तो कुछ भी कर लो वापस दूध नहीं होता। मेरे घुटने तो जैसे थे वैसे ही हैं, अधिक चलने से इनकार कर देते हैं। वजन अवश्य थोड़ा कम हुआ है, किंतु इतना नहीं कि कोई फिट कहे। यही सोचकर मैं बहू के लिए चिंतित हूँ। मीरा को मैंने बता दिया कि मैं और उसके पापा उसके विवाह के लिए वर देख रहे हैं, साथ ही विवाह की तैयारी भी कर रहे हैं। नहीं मम्मी, अभी नहीं, अभी मैं पीजी करूँगी, उसके बाद विवाह करूँगी। 2 वर्ष लगेंगे मुझे पीजी करने में। उसके लिए मैंने फॉर्म डाल दिया है। मुझे उम्मीद है कि स्पेशलाइजेशन में मुझे अपना मनचाहा स्त्री रोग विषय मिल जाएगा। तो तू अभी पढ़ेगी? मैंने मीरा से पूछा। मम्मी, उसकी इच्छा है तो पढ़ने दीजिए, विवाह तो एक दिन हो ही जाएगा, पढ़ने की उम्र बार बार नहीं आती। मीरा के समर्थन में उसकी भाभी आ गई। उसकी मेडिकल की शिक्षा पूरी हो जाएगी तो आप लोगों को बहुत भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी, लड़के वाले स्वयं आपके दरवाजे पर आएंगे। मीरा का भाई बोल पड़ा। ठीक है बेटा, जो फीस आदि की आवश्यकता होगी पापा से बता देना। पढ़ो मेरी बच्ची, आगे बढ़ो, मैंने कहा। दोपहर का भोजन कर सब अपने अपने कक्ष में आराम करने चले। मैं भी अपने कक्ष में जाकर लेट गई और सोचने लगी कि इस समय मीरा अवश्य पढ़ रही होगी। उसे अब पीजी की तैयारी करनी है। तो मीरा का जीवन क्या मेरे और बहू के जीवन से अलग होगा? आत्मनिर्भरता आवश्यक है, उसकी सेवा भावना भी अन्य लड़कियों से उसे अलग मुकाम पर रखती है। किंतु पारिवारिक दायित्वों को एक स्त्री पति या किसी नौकर नौकरानी के भरोसे पर छोड़ सकती है? नहीं। तो मीरा ने शिक्षा पूरी करके विवाह के पश्चात अपनी इच्छा से जीवन जीने का निर्णय लिया है। वो इच्छा मेरी बेटी पूरी कर पाएगी या नए जीवन में नए उत्तरदायित्वों को संभालने में व्यस्त हो जाएगी? मेरी ये सोच गलत भी हो सकती है। मीरा अपना मनचाहा काम करेगी और अपनी इच्छा से जीवन जिएगी तो अवश्य खुश व संतुष्ट रहेगी। उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आता है। आत्मनिर्भर लड़की उन समस्याओं का डटकर सामना कर सकती है। पढ़ने का यही लाभ है। अपनी सोच से मैं संतुष्ट हो गई। मैं इसी सोच में यूं ही लेटी रही। मेरी चिंता दूर होती जा रही थी कि रसोई से बर्तन खड़कने की आवाज़ आई। कदाचित बहू थी। ओह, 6 बज गए, मुझे एक झपकी तक नहीं आई। ये मेरे चाय पीने का समय है। बहू को पता है, इसलिए उठकर वो रसोई में चाय बनाने चली गई है। माँ जी, चाय बन गई है, कमरे में आकर बहू ने मुस्कुराते हुए कहा। आती हूँ बेटा।
मैंने कहा। डाइनिंग मेज की ओर जाते हुए मेरे मन में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या स्त्रियों का जीवन ऐसा ही होता है? वो पूरी उम्र टूटती हैं, संवरती हैं, बस। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी टूटती संवरती औरतें। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।